नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85640096060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी बीओ 2023 के लिए हमारे द्वारा दिया जाने वाला पहला फुल लेंथ टेस्ट है, जो लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पर आधारित है। और इसमें हम लोग ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार टोटल जो है 120 प्रश्न जो है इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी, आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ पर 4 देश दिया गया है: अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पाकिस्तान। इसमें आपको बताना है कौन से देश जो है वह स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किए जाते हैं। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 3 या 1, 2 एवं 4। विश्व में 2 सबसे बड़े अफीम क्षेत्र हैं, उनमें एक आपका स्वर्णिम त्रिभुज है, जिनमें 4 देश आते हैं। इनमें आपका थाईलैंड है, दूसरा आपका म्यांमार है, तीसरा आपका वियतनाम और चौथा आपका लाओस है। एक आपका स्वर्णिम त्रिभुज होता है और दूसरा आपका स्वर्णिम अर्धचंद्र है। और अर्धचंद्र में आपका पाकिस्तान है, ईरान और अफगानिस्तान। तो टोटल जो है स्वर्णिम अर्धचंद्र में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। उसमें जो है इराक शामिल नहीं है। तो आपका 1, 2, 4, 1, 2 और 4 ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। प्रश्न आपकी परीक्षा में स्वर्णिम त्रिभुज से भी आ सकता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 243 बी, आर्टिकल 243 सी, आर्टिकल 243 डी या आर्टिकल 243 ई। तो महिलाओं को आरक्षण का जो प्रावधान है पंचायतों में, वह आपका आर्टिकल 273 डी के अंतर्गत किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसके तहत जो है महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वह कुल सीटों का 1/3 जो सीटें हैं वह आरक्षित रहेंगी महिलाओं के लिए पंचायतों में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 7 सितंबर और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो वह आपका, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही सुमेलित नहीं है। विश्व साक्षरता दिवस जो है यह 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी सभी सुमेलित हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 7वां संवैधानिक संशोधन एक्ट किनके बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से संबंधित है? भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान या भारत और बांग्लादेश। तो जो 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था यह आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था, जो ऑप्शन डी में दिया गया था। और यह जो एग्रीमेंट हुआ था वह वर्ष 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत जो है भारत 51 जो परिक्षेत्र है वह बांग्लादेश से लेता है और बांग्लादेश को भारत अपने कुल 111 परिक्षेत्र देता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। राज्यसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्त सदस्यों की संख्या 55 है। आपको बताना है
कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल होना चाहिए वह 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है कि राज्यसभा में जो है गणपूर्ण सदस्यों की जो संख्या वह 55 है। यह बात गलत है, क्योंकि राज्यसभा में जो कुल सीटों की जो संख्या वह आपको 250 है और गणपूर्ण जो संख्या होती है वह कुल सदस्यों का 1/10 होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आपका 25 होगा। राज्यसभा में गणपूर्ण सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपका 25 होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद में जो है 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। एक आपका बजट होता है, बजट सत्र, दूसरा आपका मानसून सत्र, तीसरा आपका शीतकालीन सत्र होता है। तो टोटल जो है 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं और 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होना चाहिए वो आपका 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर प्रश्न आपके यहाँ से पूछता कि लोकसभा में गणपूर्ण सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में गणपूर्ण सदस्यों की जो संख्या वो आपकी 55 है, क्योंकि 552 का आप 10% निकालेंगे तो आपका 55 होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में कुल सीटों की जो संख्या आपकी 552 है, जिनमें से 530 जो सदस्य हैं वह राज्यों से चुने जाते हैं और बाकी आपके 20 जो सदस्य है वह केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है, केवल एक यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, समुद्र शक्ति अभ्यास के संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह एक वायुसेना अभ्यास है और यह भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। समुद्र शक्ति जो अभ्यास है यह वायुसेना अभ्यास नहीं बल्कि यह नौसेना अभ्यास है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है, समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो केवल 2 इसका सही है। और इसका जो तीसरा संस्करण वह 2021 में आयोजित किया गया था और पहला जो संस्करण है वह वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास। प्राक्कलन समिति संसद की एक तदर्थ समिति है। लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 1950 में किया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल 2, दोनों, ना तो एक ना ही 2। प्राक्कलन समिति संसद की एक तदर्थ समिति नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्राक्कलन समिति जो है यह संसद की एक अस्थायी समिति है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद में 2 प्रकार की समितियां होती हैं, एक आपका अस्थायी होती है, दूसरा आपका अस्थायी होती है। अस्थायी समितियों में आपका जैसे लोक लेखा समिति हुआ, प्राक्कलन समिति हुआ, सार्वजनिक उपक्रम समिति हुआ, ये सभी जो है अस्थायी समितियां हैं और प्राक्कलन समिति जो है एक अस्थायी समिति है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट गलत है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी गलत है। लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था वह वर्ष 1950 में नहीं किया गया था, बल्कि वर्ष 1921 में किया गया था। यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। और एक फैक्ट आप लोग और नोट कर लीजिए कि प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था वह वर्ष 1950 में किया गया था। वर्ष 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। प्राक्कलन समिति में टोटल जो है प्राक्कलन समिति टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें सभी जो सदस्य होते हैं वह सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष का होता है। और वहीं बात करते हैं लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में जो टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं, जिनमें जो 15 सदस्य होते हैं वह लोकसभा से होते हैं और 8 जो सदस्य होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं और इनका भी जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार जो है इसके दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों गलत हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है वह सही होगा। इसमें आते हैं अगला प्रश्न लोग। जुलाई 1946 में सृजित की गई कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? BR अम्बेडकर, KM मुंशी, हुमायूं कबीर या KT शाह? संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। उनमें आपके KM मुंशी शामिल थे, हुमायूं कबीर शामिल थे, KT शाह थे, ये सभी जो है शामिल थे, परंतु वहाँ पर अम्बेडकर जी इसमें शामिल नहीं थे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इनमें और लोग भी शामिल थे, जैसे आपके आसफ अली हैं, गोपाल स्वामी अयंगर हैं, R गॉडगिल हैं, K संथानम, ये सभी जो सदस्य थे वह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष चुने गए थे। विशेषज्ञ समिति के जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष चुने गए थे। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर 4 देश दिया गया है, ब्रुनोई, कोलंबिया, केन्या और वेनेजुएला। इसमें आपको बताना है कौन जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है।
1 एवं 2, 2 एवं 3, 3 एवं 4 या 1 एवं 4। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, कोलंबिया और केनिया जो है यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भूमध्य रेखा पर कुल 3 महाद्वीप हैं, जिनमें आपका एशिया है, अफ्रीका है और आपका दक्षिण अमेरिका है। यह तीनों महाद्वीप जो है यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगर प्रश्न यही पूछता कितने महासागर से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, तो उसमें आपका अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। इनमें आपका इक्वाडोर हुआ, इक्वाडोर, ब्राज़ील, गैबॉन, युगांडा, मालदीव, इंडोनेशिया, ये सभी ऐसे देश हैं जहां से भूमध्य रेखा जो होकर गुजरती है, और इनमें आपका कोलंबिया और केनिया भी शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी नायर या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर ने जो है स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, और इन्हें जो है पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, रामास्वामी नायकर को। और इस आंदोलन जो प्रमुख उद्देश्य था वह समाज में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, और यह जो आंदोलन शुरू किया गया था वह वर्ष 1925 में रामास्वामी नायकर के द्वारा। यहाँ पर एक राज्य की 3 विशेषताएं दी गई है, उसके अनुसार आपको राज्य की पहचान करनी है कि यह किस राज्य के बारे में बताया जा रहा है। कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है और राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है, और यह जो राज्य है यह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा साझा करता है। आपको बताना है वह राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर। तो यह जो सभी जो विशेषताएं हैं वह आपके मिजोरम की हैं। मिजोरम से जो है कर्क रेखा गुजरती है और इसका जो है उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है, और मिजोरम की जो सीमा है वह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करता है मिजोरम। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर कार्बन के 3 अपर रूप दिया गया है, इनमें आपको बताना है कौन जो है विद्युत का सुचालक है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन? केवल एक और 2, केवल 2 या केवल 1 और 3? तो कार्बन का जो अपर रूप ग्रेफाइट है यह विद्युत का सुचालक है, तो केवल 2 इसका सही आंसर होगा। हीरा और फुलरीन कार्बन का अपर रूप हैं, परंतु यह जो है विद्युत के सुचालक नहीं है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 4 देश दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन ऐसे देश हैं जहाँ से प्रधान यामोत्तर रेखा जो है गुजरती है। अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया और पुर्तगाल? केवल 1 और 2, 2 एवं 3, 3 एवं 4 या 1 और 3? शून्य अंश देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, और यह आपका यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो आदि देशों जो है होकर गुजरती है प्रधान यामोत्तर रेखा। इनमें आपका अल्जीरिया भी शामिल है और फ्रांस भी शामिल है। नाइजीरिया और पुर्तगाल से यह नहीं होकर गुजरती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और 1 अंश देशांतर का जो अंतर होता है वह आपका 4 मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। भूपर्पटी में कार्बन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कार्बन की जो मात्रा होती है वह भूपर्पटी में वह 0.025 होती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगर प्रश्न यहाँ पे यह पूछा था कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व की होती है, तो सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो आपकी ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दूसरे स्थान पर आपका सिलिकॉन है, तीसरे स्थान पर आपका एल्यूमिनियम है। पहले स्थान पर ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन और तीसरे स्थान पर आपका एल्यूमिनियम की मात्रा है भूपर्पटी में। यहाँ पर 4 राज्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है
किस राज्य में वर्तमान में जो है अपस्पा लागू है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर। तो वर्तमान में आपका असम, नागालैंड और मणिपुर में जो है अपस्पा लागू है। तो 1, 3, 4 और 1, 3, 4 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। इन राज्यों में जो है वर्तमान में अपस्पा लागू है और यह जो है सशस्त्र बलों को निरंकुश शक्ति देता है अपस्पा के अंतर्गत। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम आपको बताना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान व निकोबार और दिल्ली। इन सभी केंद्र शासित प्रदेश को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपका लद्दाख का है, दूसरा स्थान आपका आता है जम्मू कश्मीर का, तीसरा स्थान आता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का और चौथे स्थान पर आपका दिल्ली आएगा। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और वर्तमान में भारत में कुल जो है 28 स्टेट हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? सर जेसी बोस, होमी जे भाभा, आशुतोष मुखर्जी या सीवी रमन। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र जो 1914 में हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वह आशुतोष मुखर्जी जी बनाए गए थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और वर्ष 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है नागपुर में। 108वां और यह आपके नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ, जेम्स प्रिंसप, विलियम जोन्स या जेम्स रेनेल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है, क्योंकि समुद्रगुप्त पूरे जीवन भर जो है कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था, जबकि नेपोलियन जो है लास्ट में हार भी जाता है, परंतु समुद्रगुप्त जो है पूरे जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखा था और इसी कारण जो है वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। यहाँ पर 4 देश दिया गया है, डेनमार्क, आयरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इनमें आपको बताना है कौन जो है स्कैंडिनेवियन देशों में जो है शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा इसके स्कैंडिनेवियन देश में जो शामिल आपका डेनमार्क है, नॉर्वे है और स्वीडन है। इसमें जो है आयरलैंड शामिल नहीं है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। एक तरफ जो पुस्तक लिखी गई है, दूसरी तरफ उसका प्रकार दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अष्टांग संग्रह जो है यह एक आयुर्विज्ञान की पुस्तक है और इसकी जो रचना है वह बाघभट्ट जी ने की है। बाघभट्ट जी ने की है। 10 रूपक की जो रचना है इसकी जो रचना वह धनंजय ने की है और यह एक नाट्यशास्त्र की पुस्तक है, धनंजय ने की है। लीलावती एक गणित की पुस्तक है और इसकी जो रचना है वह भास्कराचार्य जी ने की है। भास्कराचार्य जी ने लीलावती की रचना की है। और महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी जो रचना है वह पतंजलि जी ने की है, पतंजलि जी ने की है। अष्टांग संग्रह एक आयुर्विज्ञान की पुस्तक है, इसकी जो रचना वह बाघभट्ट जी ने की है। 10 रूपक जो पुस्तक है यह एक नाट्यशास्त्र की पुस्तक है और इसकी जो रचना वह धनंजय ने की है। लीलावती एक गणित की पुस्तक है और इसकी जो रचना आपका भास्कराचार्य जी ने की है। महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी जो रचना आपकी पतंजलि जी ने की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु जो है काम आते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। दूध से दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वह काम में आते हैं। इसका जो ऑप्शन 1 है वह सही है। यहाँ पर एक तरफ दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। नाथुला सिक्किम, लिखापानी अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, मांगसा धुरा हिमाचल प्रदेश। इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मांगसा धुरा जो है जो दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि यह उत्तराखंड में है, यह आपके उत्तराखंड में है। बाकी सभी सुमिलित हैं। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में है, लिखापानी अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर 4 गर्तें दी गई हैं,
इनमें आपको गहराई का सही आरोही क्रम में आपको सजाना है। मेरियाना, सुंडा, टोंगा और आटाकामा। मेरियाना गर्त जो आपके प्रशांत महासागर में है, टोंगा गर्त भी आपका महासागर में है, और आटाकामा गर्त भी आपका प्रशांत महासागर में है, और सुंडा जो गर्त है ये आपके हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में है। और इनका जो है आरोही क्रम जो होगा वह है ऑप्शन डी। इसका जो आरोही क्रम होगा, सबसे जो कम गहरी वो आपकी सुंडा गर्त है, इसके ज़्यादा आपकी आटाकामा है, तीसरे स्थान पर आपका आएगा टोंगा आएगा, और सबसे अधिक जो गहरी गर्त है वो आपका मेरियाना गर्त है, और यह विश्व की सबसे गहरी गर्त है मेरियाना गर्त, और यह आपके प्रशांत महासागर में है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,500 करोड़ से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? तो इन्होंने जो आधारशिला रखी है वह तेलंगाना में रखी है। 9,500 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना में रखी है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। भौगोलिक संकेतक के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। इसकी जो वैधता वह 20 वर्ष है। यह वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया जाता है। इनमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। मिथिला मखाना जो है यह बिहार का जीआई टैग है और इसे हाल ही में प्रदान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जीआई टैग की जो वैधता होती है वह 10 वर्ष तक होती है। और तीसरा स्टेटमेंट वह सही है। यह वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जो है इसे प्रदान किया जाता है। इस प्रकार जो है केवल 1 और 3 जो है वह सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 सागर दिया गया है। इनमें आपको बताना है कौन सा ऐसा सागर है जो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। लाल सागर, अरब सागर, बेरिंग सागर या भूमध्य सागर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी भूमध्य सागर जो है यह 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, जिनमें आपका उत्तर में यूरोप है, एशिया जो है वह पूर्व में है, और दक्षिण में आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मिश्र धातु सोल्डर के घटक कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सोल्डर में जो है वह सीसा होता है और टिन होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और इनकी जो मात्रा होती है वह 60% जो है वह टिन होता है, और सीसा आपका 40% होता है। 40% सीसा और 60% आपका टिन होता है इसमें। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य रूप में माना है? BN राव, ग्रानविले ऑस्टिन, केसी हेयर या रजनी कोठारी? तो यह जो स्टेटमेंट है वह ग्रीनविले ऑस्टिन का है, जिन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो है लक्ष्य रूप में इन्होंने माना था। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन हमारे संविधान में भाग 4 में है, और यह जो है आर्टिकल 35 से 51 तक इसका जो है उल्लेख किया गया है। और ना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह भारत के संविधान में ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 स्थान दिया गया है: अरसावल्ली, अमरकंटक, कोणार्क और मोढेरा। इनमें आपको बताना है कहाँ का जो है सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अरसावल्ली यह आपके आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर भी आपका सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपके उड़ीसा में है, यह भी काफ़ी फेमस है। मोढेरा ये आपके गुजरात में है, यह भी अब काफ़ी फेमस है। लेकिन अमरकंटक में कोई भी सूर्य मंदिर नहीं है। तो इस प्रकार जो है 1, 3, 4 और 1, 3, 4 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में भी आपका सूर्य मंदिर है, कोणार्क उड़ीसा में भी सूर्य मंदिर है, मोढेरा में भी आपका सूर्य मंदिर है। मोढेरा वाले आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में जो है चर्चा में रहा है।
आते हैं अगला प्रश्न लोग। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार जो पोर्टल है ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा या केरल? तो यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। माई गवर्नमेंट, माई सरकार, मेरी सरकार, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। नवरत्न कंपनियां और उसकी स्थापना वर्ष से सही सुमिलित कौन नहीं हुआ, आपको पहचानना है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL 1986, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल 1954, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 1940, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC 1955। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की जो स्थापना की गई थी वह 1955 में नहीं इसकी स्थापना की गई थी, बल्कि 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी सभी सुमिलित हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो स्थापना वह 1986 में की गई थी, भेल की स्थापना 1954 में, HAL की स्थापना आपका 1940 में की गई थी। वर्तमान में भारत में जो है कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, 12 जो है महारत्न कंपनियां हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है 3 प्रकार की कंपनियों को डिवाइड किया गया है। एक आपका महारत्न है, दूसरा आपका नवरत्न है, तीसरा आपका मिनी रत्न है। खजुराहो मंदिर संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका जो निर्माण है चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। यह वेसर शैली में बनाया गया है और इसे वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3? इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। खजुराहो मंदिर जो निर्माण है वह चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। यह आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इसका जो है निर्माण किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है। खजुराहो मंदिर जो है यह नागर शैली में बनाया गया है। यह नागर शैली में बनाया गया है, वेसर शैली में नहीं। तीसरा स्टेटमेंट सही है। वर्ष 1986 में से जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है, जो है शामिल किया गया है। तो इसका जो है पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा आपका ऑप्शन सी में है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रचना किसकी एक प्रजाति है? मटर की, मंसूर की, सोयाबीन की या ये आपका 2 बार हो गया है इसके लिए, या आप इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं। तो रचना जो प्रजाति है ये आपकी मटर की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1956, 1962, 1968 या 1975 में? राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में जो पहली बार लगा था वह 1968 में लगा था। इसका जो ऑप्शन बी है और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो आपका 25 फरवरी है। 25 फरवरी 1968 में उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। और उत्तर प्रदेश में टोटल जो है कुल 10 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, और अंतिम बार आपका वर्ष 2002 में राष्ट्रपति शासन लगा था, 10वीं बार। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 4 जो है वायसराय दिए गए हैं जिनको जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल वर्ष 1969 से ये आपका 1869 से 72 तक था। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वह 1856 से 62 तक था। जॉन लॉरेंस का जो कार्यकाल रहा है वह 1864 से 1869 रहा है। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो कार्यकाल रहा है वह 1872 से 76 तक रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो आएंगे वो आपके लॉर्ड कैनिंग आएंगे। लॉर्ड कैनिंग जो है वह सबसे पहले। दूसरे स्थान पर आपके जॉन लॉरेंस आएंगे। तीसरे स्थान पर लॉर्ड मेयो आएंगे और अंतिम में आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक आएंगे। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यह जो कालक्रमानुसार है यह सही व्यवस्थित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 4 देशों के समूह G4 के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह एक ऐसा समूह है, यह एक समूह है जो UNSC के अस्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान जो है शामिल हैं। इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है।
कि G4 जो है यह एक समूह है जो यूएनएससी के अस्थायी सदस्यता बनने के जो है इच्छुक देश हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान नहीं शामिल हैं, बल्कि इसमें जापान शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, जर्मनी शामिल है और अपना भारत शामिल है। ऑस्ट्रेलिया इसमें जो है शामिल नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। एक आपके अस्थायी होते हैं, वो आपके 5 सदस्य होते हैं, दूसरा आपका अस्थायी होते हैं। अस्थायी जो सदस्य होते हैं, अस्थायी जो सदस्य हैं वर्तमान में, वो आपका यूके है, यूएस है, चीन है, रूस है और आपका फ्रांस है। टोटल जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए होते हैं। और भारत अब तक कुल जो है 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह स्टेटमेंट किसका है? लिंटन, बीर स्टीड, स्पेंसर या जे रॉस? तो यह जो स्टेटमेंट है वह जे रॉस का है। पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह है जे रॉस ने कहा था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। खाड़ी सहयोग परिषद के यहाँ पे कुछ सदस्य दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कौन कौन से ऐसे देश हैं जो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। कुछ देश दिए गए हैं आपका, ओमान है, कुवैत है, इराक है, बहरीन है, कतर है और यूएई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। खाड़ी सहयोग परिषद में जो है कुल 6 सदस्य हैं। इनमें आपका बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। टोटल जो है 6 सदस्य देश है। इसमें जो है इराक शामिल नहीं है, तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और खाड़ी सहयोग परिषद का जो मुख्यालय है वह रियाद सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में जो है खाड़ी सहयोग परिषद का जो है मुख्यालय स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान या अलास्का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मिसिसिपी मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र को जो है टॉर्नेडो एली कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हॉट मनी किसे कहा जाता है? FII, FDI, ADR या GDR? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, FII को जो है हॉट मनी कहा जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह विदेशी संस्थागत निवेश जो है को ही FII कहा जाता है। और यह हॉट मनी वो होती है, यह उन निवेशकों द्वारा नियंत्रित होती है जो सक्रिय रूप से अल्पकालिक प्रतिफल चाहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। FDI आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ADR जो होता है वह अमेरिकी जमा रसीदें होती हैं और GDR जो होता है वह वैश्विक जमा रसीदें होती हैं। और हॉट मनी जो है ये आपका FII को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। पंचायती राज संबंधित यहाँ पे 4 समितियाँ दी गई हैं, उनको आपको कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति है। सिंघवी समिति जो है वह 1986 में बनाई गई थी। GVK राव समिति का जो गठन किया गया था 1985 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था वह 1977 में किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था वह वर्ष 1957 में किया गया था। इस प्रकार जो है सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, दूसरे स्थान अशोक राव मेहता समिति, तीसरे स्थान आपका GVK राव समिति और अंतिम में आपका LM सिंघवी समिति का इसमें नाम आएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं, 10वीं या 8वीं? तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास जो मुख्य उद्देश्य रहा है ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। और यह जो योजना थी यह वर्ष 2012 से शुरू की गई थी और यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था वर्ष 1951 से 56 इसका कार्यकाल रहा, पहली पंचवर्षीय योजना का। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं
तब से पंचवर्षीय योजना जो है वो बंद कर दी गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक के दौरान कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1995 में किया गया था। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। 25 अगस्त 2022 को भारत और बांग्लादेश ने मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक के दौरान जो है कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब एक फैक्ट आप लोग और नोट कर लीजिए कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल जो है 54 ऐसी नदियां हैं जो अपनी सीमा साझा करती हैं। 54 नदियां जो है सीमा साझा करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट वो गलत है कि भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का जो गठन है वह वर्ष 1975 में नहीं किया गया था, बल्कि 1972 में किया गया था। इस प्रकार जो है पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जेपी मूवमेंट इमरजेंसी एंड इंडियाज सेकेंड फ्रीडम जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? एम.जी. रानाडे, एस.एन. बनर्जी, एम.जी. देवा सायाम या जयप्रकाश नारायण। तो यह जो पुस्तक लिखी गई है वह एम.जी. देवा सायाम के द्वारा लिखी गई है। जेपी मूवमेंट्स इमरजेंसी एंड इंडियाज सेकेंड फ्रीडम। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हाल ही में कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में कितने राज्यों की जनजातियों को शामिल करने की मंजूरी दी है? 8, 6, 4 या 5? यह प्रश्न स्पेशल इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपके यूपीपीएससी के हर पेपर में लगभग जो है जनजाति से प्रश्न पूछा जाता है, और वही जो जनजाति रहती है जो चर्चा में रहती है वही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता रहता है। तो यह टोटल जो है 5 राज्यों की अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिन्हें जो है जनजाति की श्रेणी में जो है शामिल करने की मंजूरी दी है कैबिनेट ने। इनमें आपका छत्तीसगढ़ की जैसे भुइयाँ है, पंडो है, धानुहार है, गदबा है, कोंद है, धांगड़ है, सौरा है और भिंजिया है। ये आपकी छत्तीसगढ़ की कुछ अनुसूचित जनजातियां हैं। इसके साथ हिमाचल प्रदेश की आपकी हट्टी है। हट्टी जनजाति जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है। तमिलनाडु की कुरु विक्करन है। कुरु विक्करन जो है ये आपकी तमिलनाडु की है। कर्नाटक की आपकी बेट्टा कुरबा है। बेट्टा कुरबा जो जनजाति है अनुसूचित जनजाति है यह आपके कर्नाटक की है। यूपी की 5 जनजातियां हैं जैसे अनुसूचित जनजातियां हैं जैसे आपका धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है और राजगोंड है। यह जो है यूपी के हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कितने राज्यों की, तो कुल 5 राज्यों के जो है अनुसूचित जनजाति को जनजाति के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका जो गठन वह वर्ष 2000 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह RBI गवर्नर होते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जो गठन किया गया था वह वर्ष 2000 में नहीं किया गया था बल्कि 2010 में इसका गठन किया गया था। पहला जो स्टेटमेंट वह गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी गलत है क्योंकि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह RBI गवर्नर नहीं होते हैं बल्कि वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री होते हैं। इस प्रकार जो है इसका जो कोई स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। FSDC का जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 2010 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके वित्त मंत्री होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पूर्वोत्तर क्षेत्र या नियार में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में PM डिवाइन की घोषणा की गई थी। यह 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना है और इसमें वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 जो 4 साल की अवधि हो उसके लिए 6600 करोड़ रुपये जो है परिव्यय किया जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। जो PM डिवाइन जो योजना है इसकी जो घोषणा है वह 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट भी यह सही है। यह पूर्णतः जो है केंद्र वित्त पोषित योजना है PM डिवाइन, और PM डिवाइन जो है यह पूर्वोत्तर क्षेत्र
में जो है विकास अंतराल को दूर करने के लिए इसे शुरू की गई थी। और इसका जो तीसरा स्टेटमेंट वह भी सही है। 2022-23 से लेकर 25-26 जो 4 साल की अवधि, इसके अंतर्गत कुल 6600 करोड़ रुपये जो है खर्च किया जाएगा। तो यह तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। यह जो रिपोर्ट है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट WIR 2022 ने FDI के मामले में 2021 के लिए शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो स्थान है वह 7वां रखा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत के लिए सबसे अधिक FDI स्रोत वाला देश रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश हुआ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जो है यह अंकटाड ने जारी किया है, अंकटाड ने जारी किया है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो है 32वां संस्करण जो है यह जारी किया गया था। और इसकी जो थीम रखी गई थी वह इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, इसकी थीम रखी गई थी। दूसरा जो स्टेटमेंट बस सही है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार FDI में जो शीर्ष मेजबान अर्थव्यवस्था थी उसमें जहाँ भारत का स्थान दिया गया है वह 7वां स्थान दिया गया है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अमेरिका जो है भारत के लिए सबसे बड़ा FDI स्रोत नहीं रहा, बल्कि सिंगापुर रहा, सिंगापुर। और इस यहाँ से जो है टोटल का 27% भारत को FDI प्राप्त हुआ है। और दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका रहा। अमेरिका जो FDI प्राप्त हुआ है वह आपका 18% प्राप्त हुआ है। तीसरे स्थान पर आपका मालदीव रहा है, मॉरिशस रहा है, मॉरिशस जहाँ से भारत को जो है टोटल जो है 16% FDI प्राप्त हुआ है। इसका चौथा जो स्टेटमेंट वह भी सही है। जो हमें FDI प्राप्त हुआ है उसमें सबसे अधिक FDI जो प्राप्त हुआ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI निवेश हुआ है। और यह टोटल का जो है 25% प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान आपका सेवा का रहा है। सेवा से जो FDI प्राप्त हुआ है वह 12% प्राप्त हुआ है। और तीसरे स्थान पर आपका ऑटोमोबाइल रहा। और ऑटोमोबाइल से भारत को 12% लगभग FDI प्राप्त हुआ है। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में और पूछा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो FDI आया है वह किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा FDI आया आपका कर्नाटक में, टोटल सबसे अधिक जो है वह कर्नाटक में आया। दूसरे स्थान पर आपका दिल्ली है और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। तो FDI से संबंधित सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल कितने जिले से होकर गुजरेगा, 6, 7, 8 या 9। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश कुल 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इनमें आपका चित्रकूट है, दूसरा स्थान आपका बांदा है, तीसरा जो जिला है वह महोबा है, चौथा आपका हमीरपुर है, पांचवा आपका जालौन है, छठा आपका औरैया है और सातवां जो जिला है वह इटावा है, इटावा है। तो टोटल जो है 7 जिलों से होकर गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 296 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी में कर के रूप में भू राजस्व का 25% लिया जाता था। शिवाजी आगरा के जेल से, आगरा के किले की कैद से जो है भागे थे। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला जो स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी में जो है कर के रूप में भू राजस्व का 25% नहीं लिया जाता था, बल्कि 9 से 10% तक लिया जाता था। इसका जो पहला स्टेटमेंट वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट वह सही है कि औरंगजेब ने जो है शिवाजी को कैद करके आगरा की जेल में कैद किया था, बाद में वहीं से जो है शिवाजी भागे थे। तो दूसरा स्टेटमेंट वह सही है। यहाँ पे पूछा गया कौन सही नहीं है, तो आपका पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा वह सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और यह जो घटना हुई थी, शिवाजी आगरा के किले से भागे थे, वह आपका 1696 में भागे थे। और इसके साथ जो है मराठा साम्राज्य में एक सरदेशमुखी कर तो था ही, साथ में एक चौथ कर था, चौथ कर। और चौथ जो था
यह कुल राजस्व का 25% लिया जाता था। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग की गुफाओं के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से जुड़ी हुई हैं और इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इन गुफाओं में के चित्रों में नीले रंग की प्रचुरता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। अजंता की जो गुफाएं हैं यह जातक कथाओं से संबंधित हैं, उससे जुड़ी हुई हैं और यह जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में अजंता की गुफाएं हैं और यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है, यह स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है। इन गुफाओं के चित्रों में नीले रंग की प्रचुरता नहीं है, बल्कि नीले रंग जो है इसमें अनुपस्थित है और सबसे अधिक जो प्रचुरता है वह आपका लाल रंग की है। इसलिए जो है तीसरा जो स्टेटमेंट है वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा, और पहला और दूसरा आपका पहले ऑप्शन में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किस नेता ने द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था? द ड्यूटी ऑफ मैन का जो उर्दू में अनुवाद लाला लाजपत राय जी ने किया था और यह जो पुस्तक है यह है इटली क्रांतिकारी नेता मैजिनी द्वारा लिखित पुस्तक है और उसका जो है उर्दू अनुवाद लाला लाजपत राय जी ने किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। कच्छ तापमान पर चांदी, नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधकता का सही अनुक्रम आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही अनुक्रम होगा वह चांदी होगा, फिर इसके बाद नाइक्रोम होगा और अंत में आपका कांच होगा। तो यह जो है प्रतिरोधकता का सही अनुक्रम है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है? सौर ऊर्जा के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए, जैव ऊर्जा के लिए या पवन ऊर्जा के लिए? तो यह जो फेमस है यह भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है मणिकरण और यह जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है। कुल्लू ज़िले में है। यह जो है गर्म झरनों के लिए भी काफ़ी फेमस है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में मातृभाषा सर्वेक्षण रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो यह जो रिपोर्ट है यह गृह मंत्रालय ने जारी किया है, मातृभाषा सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है और इसके तहत गृह मंत्रालय ने टोटल देश के 576 भाषाओं एवं बोलियों का सर्वेक्षण किया है और इसके लिए जो है एनआईसी ने एक वेब संग्रह जो है स्थापित करने का घोषणा किया है। वेब संग्रह जो है स्थापित करने का निर्णय एनआईसी ने लिया है और भारत कुल 576 बोलियों और भाषाओं का जो है सर्वेक्षण किया है गृह मंत्रालय ने। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मैथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? पेशियों में, मूत्र में, चींटी की डंक में या मानव मस्तिष्क में? यह जो पाया जाता है यह चींटी की डंक में पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की एक समिति? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल जो है यह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो है नियुक्ति करते हैं और यह जो है संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। अगर वहीं पे प्रश्न इस प्रकार पूछता कि संघ लोक सेवा आयोग और के अध्यक्ष और उसके जो है सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वह जो है राष्ट्रपति करते हैं, वह आपके राष्ट्रपति करते हैं। और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि धारण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनीत चौधरी, बीना दास या कल्पना दत्त? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बीना दास ने जो है अपने उपाधि ग्रहण करते समय जो है अंग्रेज गवर्नर
सर स्टैनली जैक्सन के ऊपर जो है गोली चलाई थी, और यह जो है बंगाल की थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है, और इसके तहत जो इसके लिए उन्हें जो है 9 साल की सज़ा हुई थी बीना दास को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर 5 राज्य दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही अवरोही क्रम है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारत में जो है क्षेत्रफल देश सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वह आपका मध्य प्रदेश में है। दूसरा जो स्थान रखता है वह अरुणाचल प्रदेश का है। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, और चौथे स्थान पर आपका उड़ीसा है, और 5वें स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे जो है क्षेत्रफल का अवरोही क्रम में आपको सजाना था, तो इसलिए जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर आपका महाराष्ट्र, और 5वां स्थान आपका उड़ीसा आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। निम्नलिखित में से कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन का संस्थापक कौन था? वासवन्ना, अपार, संबंदार या सुंदरार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बासावन्ना जो थे यह कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे, जिसे लिंगायत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी वासवन्ना के द्वारा। कार्बी आंगलोंग पठार किसका एक विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत का पठार का, हिमालय का या शान का पठार का? तो यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है कार्बी आंगलोंग पठार। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर जो शान का पठार है ये आपके म्यांमार में स्थित है। प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है कि शान का पठार कहाँ स्थित है, तो ये आपके म्यांमार में स्थित है। मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी किससे संबंधित थे? सन्यासी विद्रोह, मुंडा का विद्रोह, कुका विद्रोह या मोपला विद्रोह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो है यह सन्यासी विद्रोह के नेता थे, और यह जो विद्रोह है यह 1776-77 में जो है अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, विद्रोह किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, भारत सौर ऊर्जा के शीर्ष उत्पादक में जो है प्रथम स्थान रखता है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहला स्थान रखता है। गुजरात के मेहसाणा जिले का मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, और भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावाट बिजली की स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। सौर ऊर्जा के शीर्ष उत्पादक में जो है भारत प्रथम स्थान नहीं रखता है, बल्कि प्रथम स्थान पर आपका चीन है, दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर आपका स्पेन है, और भारत का जो नंबर है वो 5वां स्थान जो है सौर ऊर्जा उत्पादकता में। दूसरा स्टेटमेंट वैसे ही है, सौर ऊर्जा उत्पादन में जो है राजस्थान पूरे देश में जो है पहला स्थान रखता है। और तीसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि राजस्थान के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है घोषित किया गया है। और इसका चौथा स्टेटमेंट यह भी सही है कि भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावाट बिजली की स्थापित क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका जो है दूसरा, तीसरा, चौथा जो स्टेटमेंट है वह सही है, और यह जो है आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल संपत्ति, जिसे क्रिप्टो करेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं, पर कितना प्रतिशत कर लगाया है? 20%, 15%, 30% या 40%? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 30% का जो है कर लगाया है क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार ने। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो यह जो आयोजित होगा ये आपके अपने उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, और यह उत्तर प्रदेश के कुल 4 शहरों में आयोजित होगा, लखनऊ में, गोरखपुर में, वाराणसी में और आपका नोएडा में। तो टोटल जो है 4 शहरों में आयोजित होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। निम्नलिखित में से
किस एक राज्य में सोइल नदी परियोजना स्थित है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो है सोइल नदी परियोजना स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यह जो है रावी की एक सहायक नदी है, सोइल नदी है, और इसकी जो क्षमता है वो 5 मेगावाट जो है इसकी क्षमता होगी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हम्पी के खंडहरों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स या जेम्स रेनले? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने जो है हम्पी के खंडहरों को वर्ष 1800 में जो है इसे खोजा था। और हम्पी जो है यह विजयनगर की राजधानी भी थी और यह तुंगभद्रा नदी किनारे है। तुंगभद्रा नदी किनारे जो है हम्पी स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर एक तरफ यात्री दिया गया है, दूसरी तरफ जो है संबंधित देश दिया गया है। इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, नुनीज। दूसरी तरफ मोरक्को, इटली, तुर्की और पुर्तगाल दिया गया है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और मार्को पोलो आपका इटली का निवासी था। नुनीज जो है यह पुर्तगाल का निवासी था और अब्दुल रज्जाक जो है यह तुर्की का निवासी नहीं था, बल्कि यह जो है फारस का निवासी था। फारस का निवासी था। इब्न बतूता जो है यह 14वीं शताब्दी में भारत आता है और उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और इसने जो पुस्तक लिखी है वह रहला नामक पुस्तक लिखी है इब्न बतूता ने। और नूनी जो है यह विजयनगर का दौरा करता है और इसके बाद जो अब्दुल रज्जाक है यह भी जो है देवराज द्वितीय के शासनकाल में जो है विजयनगर की दौरा करता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 1 किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 4 किलोमीटर जो है औसत ऊंचाई है तिब्बत के पठार की। और यह जो है दुनिया की सबसे ऊंचा जो है पठार है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का 5वां संस्करण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया है और यह योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी। इसकी थीम महिला एवं स्वास्थ्य तथा बच्चा एवं शिक्षा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3? तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 में जो है 5वां संस्करण आयोजित किया है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। दूसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है। यह जो योजना है यह वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। और तीसरा जो स्टेटमेंट वह सही है। 2022 में इसकी जो थीम रखी गई थी महिला एवं स्वास्थ्य तथा बच्चा एवं शिक्षा इसकी थीम रखी गई थी। इसलिए जो है पहला और तीसरा सही है और पहला और तीसरा आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक मीटिंग्स ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल कहाँ आयोजित की गई थी? मैसूर, नई दिल्ली, पुणे या भोपाल? तो इसका जो आयोजन किया गया था यह आपके भोपाल में इसका आयोजन किया गया था 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक का। और इसकी जो अध्यक्षता है वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें जो है इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो है राज्यों ने इसमें प्रतिभाग लिया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक झीलों का निर्माण किया है? तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश ने जो है कुल टोटल 8,462 झीलों का निर्माण करके जो है अमृत सरोवर सबसे अधिक बनाने का जो है रिकॉर्ड बनाकर प्रथम स्थान पर रहा है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यूपी जो है इसमें प्रथम स्थान रखा है। दूसरा जो स्थान है वह आपका एमपी का है। तीसरे स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर है। अमृत सरोवर मिशन को जो है सबसे अधिक झीलों का निर्माण करने के मामले में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? महेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी या गांधी सागर?
नर्मदा नदी पर आपका महेश्वर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, बरगी बांध है, परंतु जो है गांधी सागर जो बांध है वह इस पर नहीं है। नर्मदा नदी पर यह जो बांध है यह चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है और यह आपके एमपी में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हुआ? जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बढ़ गया, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। जीडीपी में कृषि का जो हिस्सा है वह बढ़ा नहीं, बल्कि इसमें जो है धीरे धीरे इसमें गिरावट देखने को मिली है। और इसके तहत जो है अर्थव्यवस्था खुलने से एफडीआई और विदेशी मुद्रा भंडार में जो है काफ़ी वृद्धि हुई है। तो यह जो है दूसरा, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वह सही है। तो इस प्रकार जो है दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसलिए जो है ऑप्शन बी आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में जो है पहले स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है? लियोन मेसी, लेब्रॉन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार। तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में जो है प्रथम स्थान पर आपका वह फुटबॉलर लियोन मेसी हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और इन्होंने जो कमाई की है वो पिछले वर्ष लगभग टोटल 130 मिलियन डॉलर जो है इन्होंने कमाई की है। और इन्होंने अभी जो हाल ही में ख़त्म हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, उसमें इन्होंने गोल्डन बॉल दूसरी बार जीता है। गोल्डन बॉल जो है वह लियोन मेसी ने जीता है। कमाई करने की सूची में जो दूसरे स्थान पर आपका लेब्रॉन जेम्स हैं और यह जो है बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, लेब्रॉन जेम्स। तीसरे स्थान पर आपका रोनाल्डो हैं, पहले स्थान पर मेसी, दूसरे स्थान पर जेम्स और तीसरे स्थान पर आपका रोनाल्डो हैं। अगर बात की जाए इस लिस्ट में एक भारतीय भी हैं, वह आपके कोहली हैं। और इनकी जो है कुल जो इनकम हुई है वह 262 करोड़ रुपए जो है इनकी कुल इनकम हुई है वर्ष 2022 में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन या पारसी? तो यह जो धर्म ग्रंथ है यह एक जैन धर्म ग्रंथ है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तराध्ययन जो है यह एक जैन धर्म का ग्रंथ है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1928, 1932, 1942 या 1919? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1932 में किए थे। और यह जो है दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे जो है जैन तीर्थंकर दिए गए एक तरफ और दूसरी तरफ उनके प्रतीक दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। ऋषभ देव गज, संभवनाथ अश्व, अभिनंदन दास काव्य और सुमितनाथ आपका क्रौंच दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ऋषभ देव का जो प्रतीक था वह गज नहीं था बल्कि वह आपका सांड था। और यह जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के वह महावीर स्वामी जी थे और उनका जो प्रतीक था वह सिंह था। बाकी सभी सुमिलित हैं। संभवनाथ का प्रतीक अश्व था, अभिनंदन नाथ का जो प्रतीक था वह कप था, सुमितनाथ का जो प्रतीक था वह आपका क्रौंच था। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमिलित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निवारण कानून 1988, प्रवर्तन निदेशालय 1965। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1, 2 और 3 जो है ये सही सुमिलित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1963 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। भ्रष्टाचार निवारण कानून यह 1988 में आया था। और यह जो है प्रवर्तन निदेशालय जो स्थापना की गई थी
यह वर्ष 1965 नहीं की गई थी, बल्कि इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1956 में की गई थी, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना। इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पादप किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निम्नीकरण या खनिज अवशोषण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पादप जो है यह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को जो है अधिनियमित किया गया था। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार वर्ष 1985 में दी गई थी। आपको बताना है कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो। पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1950 को अधिनियमित किया गया था। और दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार जो है वह वर्ष 1985 में दिया गया था, और इसे जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे प्रदान किया गया था। यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, इसलिए जो है इसमें कोई भी जो स्टेटमेंट है वह गलत नहीं है, इसलिए जो है ना तो एक ना तो दो होगा इसका आंसर। ये आपके कथन और कारण से प्रश्न बनाया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के पश्चात 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। ये आपका कथन है। कारण आपका है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। दिल्ली में जो है एक प्लेग फैला था और इससे जो है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़कर कन्नौज के बगल में एक जगह है स्वर्गद्वारी, वहाँ पर जो है अपने शिविर में रहा था 2 वर्ष तक। तो यह जो है पहला जो स्टेटमेंट वह सही है, जो कथन है वह भी सही है, और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर शंकराचार्य, कबीर और चैतन्य जो है दिए गए हैं, इन लोगों को काल क्रमानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। शंकराचार्य जी का जन्म जो है वह 788 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म है वह केरल में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म जो है वह 1398 में लगभग, और यह आपके वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। चैतन्य जी का जन्म ओडिशा में 1486 में हुआ था। तो सबसे पहले आपके शंकराचार्य जी आएंगे, फिर आपके कबीरदास जी आएंगे और अंत में आपके चैतन्य जी आएंगे, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? यथार्थवादी, समाजवादी, पुनराजीवनवादी या प्रभाववादी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पुनराजीवनवादी के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्रों को। और यह जो है बंगाल के एक प्रसिद्ध जो है चित्रकार थे, और इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की भी स्थापना की थी, और इन्होंने भारत माता की जो है पहली पेंटिंग भी बनाई थी वर्ष 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लीटन के समय में या कर्जन के समय में? तो ब्रिटिश भारतीय राज्य का सबसे अंतिम जो प्रमुख विस्तार हुआ था वह डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और इसने जो है हड़प नीति से बहुत सारे क्षेत्र जो है वो कब्जा लिया था। और इसका जो शासनकाल था वह 1848 से लेकर 1856 तक इसका कार्यकाल था डलहौजी का। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत वर्तमान में निम्नलिखित में से किन पूर्वोत्तर राज्यों में पंचायती राज संस्था जो है लागू नहीं है? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर 3 राज्य दिया गया है, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जो है भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू है। इनमें आपका मिजोरम है, मेघालय और नागालैंड जो है इन तीनों में लागू नहीं है, किसी में भी जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो इसलिए जो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन किया गया है वह संविधान के
भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है और 11वीं अनुसूची में जो है इन सभी को उल्लेखित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में कुल जो है 29 विषय हैं टोटल, और यह जो है 3 स्तरों पर लागू होता है पंचायती राज व्यवस्था। पहला आपका ग्राम स्तर होता है, दूसरा आपका ब्लॉक स्तर होता है, तीसरा आपका जिला स्तर होता है। यह 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू नहीं है वर्तमान में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण से संबंधित चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराए जाते हैं? राज्य विधानमंडल, नगर पालिका, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति चुनाव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नगर पालिका का जो चुनाव है वह भारत के निर्वाचन आयोग नहीं कराता है बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, बाकी आपका राज्य विधानमंडल, उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव जो है यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के संबंध में जो है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके द्वारा संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया था। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है। तो इसके जो है तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसके तहत कुल 4 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और इसकी जो संख्या कुल बढ़कर आपकी 22 हो गई थी। इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। डाइटम जो होता है वह एक स्वपोषी होता है, क्रिस्टेशियाई जो होता है यह आपका शाकाहारी होता है, और हेरिंग आपका होता है यह मांसाहारी होता है। तो खाद्य आहार श्रृंखला का जो सही अनुक्रम होगा वह डाइटम होगा, क्रिस्टेशियाई होगा और हेरिंग होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वन, जिसे हम लोग मैकाक कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो मैकाक जो पाया जाता है वह तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सॉरी, कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए 1, 2 और 3। सिंह पुच्छी वानर जो है जिसे मैकाक कहा जाता है वह आपके तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो है पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वानस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या वन्य प्राणी अभयारण्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है वानस्पतिक उद्यान जो है यह वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। बाकी आपका जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्य जो है ये सभी वनस्पतिक संरक्षण हेतु जो है स्वस्थान पद्धति के उदाहरण हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 को शुरू किया गया था। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। स्वच्छ अमृत महोत्सव का जो आयोजन है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर वर्ष 2022 तक जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नहीं किया था, बल्कि इसका जो आयोजन है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। दूसरा जो स्टेटमेंट वह सही है। स्वच्छ भारत मिशन जो है वह वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। तो इसमें आपको सही बताना था, तो इसका जो ऑप्शन बी है केवल 2 इसका सही आंसर होगा। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप या अंटार्कटिका। तो ग्रीनलैंड जो आता है यह आपके उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आता है, परंतु आधिपत्य की बात की जाए तो यह जो है डेनमार्क के अंतर्गत आता है।
डेनमार्क का इस पे आधिपत्य है ग्रीनलैंड पर, और यह जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 27, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 31। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। केवल 2-3 सॉरी इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपके आर्टिकल 23 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके आर्टिकल 27 में किया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वो आपके आर्टिकल 29 में किया गया है। जो चौथा यहाँ पे दिया गया पॉइंट ये सही नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत किया गया है। इसीलिए जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही होगा। तीनों जो आर्टिकल है वह एक दूसरे से संबंधित हैं। चौथा जो सही नहीं, इसलिए जो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांवैधिक निकाय या संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग या चुनाव आयोग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नीति आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय वह होते हैं जिसे संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा जो है गठित किया जाता है। बात करते हैं हम लोग नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो आपके सुमन बेरी जी हैं। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और बात करते हैं सीईओ की, तो परमेश्वरन अय्यर जो है परमेश्वरन अय्यर इसके जो है सीईओ हैं। बाकी आपका वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1948 में गठित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? आसाम, सिक्किम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सिक्किम जो है यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसके अंतर्गत आसाम आता है, मिजोरम आता है और जो है अरुणाचल प्रदेश आता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में से किस जल विवाद न्यायाधिकरण में जो है अधिकतम संख्या में जो है राज्य शामिल हैं? गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, रावी और ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण या कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण? तो सबसे अधिक जो संख्या वाले राज्य हैं जिस विवाद में वो आपका गोदावरी है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसके अंतर्गत जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जो है शामिल हैं। और गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है यह वर्ष 1969 में जो है गठित किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जिसे हम लोग NEFT के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003, 2004, 2005 या 2010? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वह वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी NEFT की। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान 75 जिले और 18 संभाग हैं जिन्हें मंडल नाम जानते हैं। आप बताना कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या तीन में कोई नहीं? इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की जो संख्या है वह 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। यह कई बार विवादित प्रश्न रहा है, परंतु जो है UPSSC आयोग ने जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश माना है। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश 75 जिला है और 18 मंडल हैं। तो इसलिए जो है केवल 2 इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर केवल 2। और उत्तर प्रदेश से सटे जो राज्य हैं उनमें आपका उत्तराखंड है, हिमालय है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और जो एक जो केंद्र शासित प्रदेश आपका है वह आपका दिल्ली है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर
अब एक जिला एक खेल योजना लागू की जाएगी। चंडीगढ़, गुजरात, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, तो इसे जो है अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है शुरू कर रही है एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भारत उत्तर प्रदेश में जो है वो आपका 24 जनवरी वर्ष 2018 में जो है शुरू किया गया था। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहली राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार वर्ष 1948-49 में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? 205, 225, 240 या 260? तो पहली राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार वर्ष 1948-49 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो आपके 225 रुपये थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग जब भी टेस्ट की वीडियो देखा करिए तो सबसे पहले अपने कॉपी पर जो है 1 से लेकर 120 तक आप लोग नंबरिंग कर लिया करिए। इसके बाद जो भी आंसर आपको लगे आप लोग उसको आंसर अपने हिसाब से कर लिया करिए। बाद में सभी का आंसर आपको बताया ही जाता है। तो लास्ट में जो मूल्यांकन आप लोग करेंगे कि आपका 120 में से कितने प्रश्न सही हुए और कितने जो है माइनस कटने के बाद आपको कितने मार्क्स आप लोग आए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे संविधान की कुछ समितियाँ हैं और उनके अध्यक्ष दिया गया है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल और संचालन समिति जेबी कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी नहीं थे बल्कि राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जो है वह संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। यहाँ पर कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं और वह किससे संबंधित वहाँ पर दिया गया है। इसमें भी आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। यूपीपीएससी की हर परीक्षा में लगभग यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ओसाका ये आपका वस्तु उद्योग से संबंधित है। एंटवर्प जो है ये आपके हीरा उद्योग से संबंधित है। पीटर्सबर्ग लोहा और इस्पात संबंधित है। और माराकैबो जो है यह तेल शोधन संबंधित है, तेल शोधन उद्योग संबंधित है, सूती वस्त्र उद्योग से नहीं संबंधित है। ओसाका यह आपके जापान में स्थित है। एंटवर्प यह बेल्जियम में है और पीटर्सबर्ग आपके अमेरिका में स्थित है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। माराकैबो जो है यह वेनेजुएला में स्थान है, वेनेजुएला में स्थान है और यह जो है तेल शोधन उद्योग के लिए फेमस है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर 4 व्यक्ति दिए गए हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों में कौन शामिल नहीं है। राम सूरत सिंह, रंगनाथ मिश्र, राजेंद्र बाबू या एएस आनंद। राजेंद्र बाबू जो है वह वर्ष 2007 में अध्यक्ष के पद पर बने। एएस आनंद यह वर्ष 2003 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे 1993 में वह रंगनाथ मिश्र जी थे। तो इस प्रकार जो है तीनों लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसमें जो है राम सूरत सिंह इसमें शामिल नहीं है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958, 1975, 1960 या 1980? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो है यहाँ पे 4 जिला दिया गया है। आपको बताना है कौन सा जिला जो है लाभान्वित नहीं होगा। झांसी, बांदा, बागपत, ललितपुर। तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित जो है केन बेतवा नदी परियोजना जो जुड़ रही है। और इसमें आपका 2 नदियां हैं, केन और बेतवा, और दोनों ही नदियां जो है यह यमुना की सहायक हैं, केन और बेतवा। और इस परियोजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा यह जो 4 जिला है इससे लाभान्वित होंगे। इससे लाभान्वित जो नहीं होगा वो आपका बागपत जो है वह नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसके अतिरिक्त जो है एमपी के 3 जिले हैं, आपका टीकमगढ़ है, पन्ना है और छतरपुर, इससे जो है लाभान्वित होगा। केन नदी जो है यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में आकर यमुना से मिलती है। और बेतवा जो नदी है ये हमीरपुर
यमुना में आकर मिलती है, हमीरपुर जिले में आकर यमुना से मिलती है। और परीक्षा बांध, माता टीला बांध, राजघाट बांध, ये सभी जो है बेतवा नदी पर ही स्थित है। केन नदी से एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पन्ना बांध अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है बीचों बीच से, तो आपका केन नदी गुजरती है। पन्ना बांध अभ्यारण्य जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इन सभी फैक्ट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको पहचानना कौन जो है गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। 15, 24, 3, 6 और 7। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 + 24, इसके बाद आपका यहाँ भाग हो जाएगा, फिर आपका माइनस और यहाँ पे बराबर हो जाएगा। 15, 24 आपका 39 हो जाएगा। 39 में 3 से भाग देंगे हम लोग 13 आ जाएगा। 13 में से 6 घटा देंगे आपका 7 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक चिड़िया घर में शुतुरमुर्ग और जेबरा हैं। गणना करने पर उनके सिरों की जो संख्या आपको पता चलती है वो 40 सिर हैं और उनके पैरों की संख्या आपके 100 है। आपको बताना है शुतुरमुर्ग की संख्या कितनी है। इसको आप लोग कई विधि से लगा सकते हैं। मेरा जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि एक बार सभी को शुतुरमुर्ग मान लीजिए और एक बार सभी को जो है जेबरा मान लीजिए। जेबरा के कुल 4 पैर होते हैं और शुतुरमुर्ग के आपके 2 पैर होते हैं। अगर आप एक बार शुतुरमुर्ग को मानेंगे तो टोटल जो है 80 पैर हो जाएंगे, और एक बार अगर जेबरा मान लेंगे तो टोटल जो है पैर हो जाएंगे आपके 4 चौको 16, तो 160 जो है वो पैर हो जाएंगे जेबरा के। अब ओवरऑल मिलते कितने हैं उसे हम लोग बीच में रखते हैं। 100 जो है ओवरऑल यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग इसको घटा लेंगे। 160 में से 100 घटाएंगे तो आपका 60 आ जाएगा, और 80 में से 100 घटा देंगे आपका 20 आ जाएगा। तो हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे तो 3:1 आ जाएगा, 3:1 का। और टोटल कितना है, टोटल 40 सिर है। 40 को हम लोग 3:1 में निकालेंगे तो ये आपका 30 और 10 आ जाएगा। तो शुतुरमुर्ग जो संख्या हो जाएगी वो आपकी 30 हो जाएगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। एक बार कंफर्म करना चाहते हैं तो 30 दूनी 60 शुतुरमुर्ग के पैर हो जाएंगे, और एक जेबरा के 4 पैर होते हैं और 10 हैं, 10 चौके 40, तो ये आपके 40 ही हो जाएंगे। टोटल जो है 100 पैर हो जाएंगे और टोटल 40 सिर भी हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आप लोग इससे जो किसी अन्य तरीका से भी ला सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपको यही देखने को मिल सकता है। अगला जो प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, वे आपस में परस्पर स्थान बदलते हैं, तो ए का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। आपको बताना है पंक्ति में कुल कितनी लड़की हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, पंक्ति में कुल लड़कों का दाएं से लड़के जो है दाएं से स्थान बाएं से स्थान -1 इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर 9 + 15 -1 हम लोग कर देंगे, तो यह टोटल आपका आ जाएगा 23, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। जो कुल छात्रों की संख्या आपकी वह 23 है। अनुक्रम AEI- आपको 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी हम लगा देंगे। एक हम लोग जानते हैं 1 होता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है। इस प्रकार जो है इनका डिफरेंट आपको देख रहे हैं 4 हो रहा है, तो हम लोग 7वां निकालेंगे। 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपका A + n-1 × D है। A मतलब पहला अर्थात 1 होगा, n अर्थात हमें 7वां निकालना 7 - 1, और D का मतलब सार्वंतर होता है। इन दोनों जो अंतर आपका देख रहे हैं 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 कर देंगे। तो 1 धन यहाँ पे 6 चौको 24 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो जाएगा। तो 25वां जो अक्षर होता है वो आपका Y होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 प्राकृतिक संख्याओं 6:5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 6750 है। आपको बताना है संख्या का योग कितना होगा। मान लेते वह संख्या 6x और 5x है, तो इनका जो लघुत्तम हम लोग जानते हैं लासा गुणे मासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर 6x × 5x बराबर हो जाएगा आपका 6750, और ये आपका 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 30x² बराबर 6750 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 3 से हम लोग 625 काट देंगे, तो x² बराबर आपका हो जाएगा 225, और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू में 15 प्राप्त हो गई। 15 की जो वैल्यू हम लोग 6 में रख दें, 15 × 6 = 90 हो जाएगा, और 15 × 5 = 75। तो जो संख्या प्राप्त होगी एक 90 होगी, एक 75 होगी। यहाँ पे योगफल पूछ रहा है, तो 90 75 हम जोड़ देंगे हम लोग, तो ये आपका 165 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य आपको ज्ञात करना है।
आभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं और एक से कटती हों। तो पहली जो आभाज्य संख्या आपकी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11, यह टोटल 5 है। माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को हम लोग उससे भाग देते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसका जो योगफल होगा तो 2 3 5 5 10 10 7 17 और 11 आपका 28 हो जाएगा। 28 में 5 से भाग दे देंगे तो यह 5.6 आ जाएगा। प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का जो माध्य होगा वह 5.6 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं तो 5 पुरुष 5 महिलाएं या 5 बच्चे जो है एक साथ अगर काम करें तो आपको बताना है कुल काम करने में कितना समय लेंगे। तो सबसे आसान तरीका आप लोग देख लीजिए, सभी के बीच में या लगा हुआ है। जो सबसे छोटी इकाई है आप उससे भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी इकाई उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे छोटी इकाई लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 5 दिया है। तो सबसे छोटी जो इकाई बच्चों है, तो हम लोग जानते हैं M1 बराबर M1 और D1 बराबर होता है M2 और D2 होता है। M1 जो है यहाँ पे 40 दिया गया है और कितने महीने, 7 महीने का समय। M2 हम लोग यहाँ पे दिया गया है 5 पुरुष। 5 पुरुष जो है यहाँ पर एक पुरुष बराबर जो है वो 4 बच्चे दिया गया है। इसी प्रकार से एक महिला 2 बच्चे के बराबर है, इसको आप लोग बराबर करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा एक पुरुष 4 बच्चे के बराबर है। उसी प्रकार से एक महिला 2 बच्चे के बराबर है, तो यहाँ पे दिया गया है 5 पुरुष अर्थात 5 चौको 20 और प्लस 5 महिला अर्थात 10 बच्चे के बराबर और 5 बच्चा यहाँ पे दिया ही गया है। अब इसके साथ यहाँ पे हमें निकालना ही है D2, तो यहाँ पे 40 गुणे 7 हो जाएगा और 20 10 30 30 5 35 और 35 गुणे आपका D2 हो जाएगा। तो 35 को हम लोग यहाँ से काट देंगे, 7 का नम 7 7 25 35 और 5 से यहाँ पे काट देंगे तो ये आपका 8 माह आ जाएगा। जो दिन लगेंगे वो आपके 8 महीने का समय लगेगा अगर 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे जो एक साथ काम करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसको आप किसी और भी तरीका से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपको यही मिलेगा। एक संख्या जिसके चौथे और 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो आपको संख्या बतानी है। माना वह संख्या यक्स है, यक्स का 1/4 और 1/5 जो है यह तीसरे भाग से अर्थात x/3 से 28 ज़्यादा, तो इनका जो अंतर होगा वह 28 होगा। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यह आपका 60 एलसीएम हो जाएगा और 15 चौको 60 15x प्लस 12 25 60 हो जाएगा और 20 तिहाई 60 हो जाएगा बराबर 28 हो जाएगा। तो ये आपका 27 में से 20 घटाएंगे तो 7x हो जाएगा, 7x/60 हो जाएगा बराबर 28 हो जाएगा। 7 से इसको कैंसिल कर दिया 4 हो जाएगा। x की जो वैल्यू में प्राप्त होगी 60 चौक को 240 प्राप्त होगी, तो वह जो संख्या होगी वो आपका 240 होगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 100 और 200 के बीच आपको बताना है कितनी पूर्ण वर्ग है, 3 4 9 या 10। तो पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या इन दोनों के बीच में वो आपका 121 है, फिर 144 है, फिर 169 है, फिर आपका 196 है। तो टोटल जो है 4 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो 60 लीटर है, इसको 3 अनुपात में करेंगे तो ये आपका 15 तिहाई 45 हो जाएगा और 15 चौक को 60 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अनुपात को 2:1 करने में उसमें कितना लीटर पानी मिलाना होगा, तो ये आपका दूध है और ये आपका पानी है। परिवर्तन किस में हो रहा है, पानी में। दूध में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, तो इसलिए हम लोग 45/15 कर देंगे। इसमें हम लोग मान लेते हैं 1 लीटर जो है पानी मिलाते हैं, अनुपात कितना होगा 2:1 का, तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो यह आपका, हम लोग इसको यहाँ कर लेते हैं, तो यह आपका 45 हो जाएगा बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 + 2x हो जाएगा। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसको 75 कर देंगे तो आपका 2x बराबर हो जाएगा 15। तो x की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो आपके 7.5 प्राप्त होगी। 7.5 लीटर पानी मिलाने जो है उनका अनुपात 2:1 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। एक संस्था में काम करने वाले 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1500 रुपये है। यदि प्रबंधक का वेतन उसमें मिला लिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपये बढ़ जाता है। आपको बताना है प्रबंधक का मासिक वेतन कितना होगा। इसको आप कई प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप तो ध्यान देंगे तो इसको बिना कलम व पेपर की मदद से ही जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका है, यहाँ पे दे रहा है 20 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 1500 रुपये है। 1500 वेतन इनका है 100 रुपये बढ़ा, अर्थात जो है सभी का अब 1600 रुपये हो गया। अब कितने कर्मचारी हैं, 20 कर्मचारी हैं।
तो अर्थात सब में 100 बढ़ेगा तो ये आपका 2000 रुपये इसको एडवांस पहले ही हो जाना चाहिए। और सबका 1600 हुआ है, इसलिए जो प्रबंधक का वेतन होगा उसका मूल्य जो सबके साथ होगा वह भी आपका 1600 रुपये ही हो जाएगा। तो इनको हम लोग जोड़ देंगे तो ये आपका 2000 प्लस 1600 इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये आपका उसका जो वेतन होगा वो आपका 3600 रुपये होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसे आप किसी अन्य तरीका से भी लगा सकते हैं, परंतु यह सबसे आसान तरीका है। 20 कर्मचारियों को 100 रुपये बढ़ाया जाए तो टोटल 2000 हो ही जाएगा, और सबका जो वेतन होगा वह 1600 रुपये हो गया, 100 रुपये बढ़ ही गया, तो उसका भी वेतन जो मूल वेतन जो सबके औसत के साथ होगा वो आपका 1600 ही होगा। तो 1600 प्लस 2000 आपका 3600 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और उसके बाद 10% छूट देता है। आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। मान लेते हैं कोई भी संख्या, कोई भी जो है वस्तु 100% होती है और इसकी जो मूल्य को 20% बढ़ाकर वो आपका 120% हो जाएगा। अब 120% पे आपको अगर 10% डिस्काउंट देना होगा तो आपको बताना है कितना उसे लाभ होगा। तो ये आपका 12 9 108, उसकी जो वैल्यू होगी वह 108% होगी। फिर भी उससे लाभ कितना होगा, पहले 100% था, अभी वर्तमान में 108% है, तो लाभ जो होगा वो आपका 8% होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटता है। उस मशीन का वर्तमान मूल्य अगर 10,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। अगर कोई चीज़ घट रही है, पहले 10% थी, 10% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो वो आपका 1/10 होती है। आज 10 है, पिछले साल 9 हो जाएगी, अगले साल जो है वो 9 हो जाएगी, फिर अगले साल 10 रही होगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर अगले साल 10 रही होगी, वो आपका 9 हो जाएगी। इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो यहाँ आपके जो वैल्यू आपके 1000 हो जाएगी और ये आपका 729 हो जाएगी। और 3 साल के बाद जो है जो होनी चाहिए वह 1000 होनी चाहिए, लेकिन होगी कितनी आपकी 729 होगी। और 1000 की वैल्यू 10,000 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 10 हो जाएगी। तो यही जो हम लोग इसको वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 10 की वैल्यू, तो ये आपकी 7290 आ जाएगा। 3 साल बाद जो उसका मूल्य होगा वह 7290 रुपये हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। मैथ के जितने भी प्रश्न हैं आप लोग इसको कई प्रकार से लगा सकते हैं, मैं एक प्रकार का आपको बता रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर किटकैट को कैटिक लिखा जाता है, तो पेंटोट को क्या लिखा जाएगा। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे कैट को इसी प्रकार से ही लिखा गया है। इसी प्रकार से जो लास्ट है टोट जो है वो आपके सिर्फ बी में ही दिया गया है, इसलिए जो है इसका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। कैट को यहाँ पे इसी प्रकार लिखा गया, अंतिम जो है वो पहले लिखा गया है, और टॉट को भी पहले लिखा गया है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूलधन ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन जो है वो आपका 1500 रुपये है। ब्याज अगर दोगुना होगा, अर्थात कोई चीज़ अगर 3000 रुपये हो रही है, अपने आप को दोगुना हो रही है, अर्थात उसका मूलधन भी आपका 1500 रुपये होगा और 1500 रुपये जो है उसे ब्याज मिलेगा। तो यही जो ब्याज आपका यहाँ पर रख देंगे 1500 रुपये, तो ये अपने आप को दोगुना हो ही जाएगा, तो यह 1500 हो जाएगा। दर आपकी 4% है, हमें समय निकालना है। समय को हम लोग यक से डिनोट कर रहे हैं और बटे आपका 100 हो जाएगा। इसको हम लोग इससे कैंसिल कर देंगे, 15 से यहाँ पर कैंसिल करते आपका 100 हो जाएगा, और 4 से इसे कैंसिल करेंगे आपका 25 वर्ष आ जाएगा। जो समय लगेगा 25 वर्ष में उसका जो धन होगा वो दोगुना हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।